हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 184। इससे पहले इस कहानी के 183 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। नव्या थोड़ा हैरानी से बोलती है कि क्या बात है, दादी को तो अभी भी अपने रुद्र की ही चिंता हो रही है। ये नहीं देखा कि उन्होंने अपने रोहान को कैसे घर से बाहर निकाल दिया है। अगर उसने गलती भी की थी ना, तो फिर उसे प्यार से भी तो समझा सकते थे। ऐसे भैया को रोहान को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। हमेशा दादी बस अपने पोते की साइड लेती हैं। आप देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। दादी बोलती है कि रोहान तो उसी का खून है ना, प्यार से बिल्कुल भी नहीं समझता। रुद्र ने कहीं ना कहीं जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। तभी तो उसे समझ में आएगी ना कि उसने किसी मच्छर को नहीं मारा है, इंसान को मारा है, इंसान को। निहाल भी समोसा खाते हुए बोलता है कि दादी, अब जो कुछ भी हुआ है ना वो सो हो गया है। अब ये बताओ कि करना क्या है आगे। तो रोहान का सुबह से 4 बार कॉल भी आ चुका है मेरे पास। उसने साफ साफ कह दिया है कि वो ज्यादा दिन तक फार्म हाउस पे नहीं रहेगा। कुछ भी करके उसे यहाँ पर बुला लो। और तभी शुभ ने भी संकल्प की तरफ घूर कर देखा और कहा कि तूने हरी चटनी लेकर क्यों नहीं आया है? मुझे हरी चटनी पसंद है, तुझे लाना चाहिए ना। संकल्प बोलता है कि बड़ी माँ ने सुबह ही तो सिलबट्टे पर हरी चटनी बनाई है, कहो तो वही से लाकर दे दूं आपको। इतना कहकर उसने अपने पापा की तरफ आंख मार दी और फिर शुभ को भी समझते देर नहीं लगी कि उसका बेटा उसे चिढ़ा रहा है, और वो भी इतनी बुरी तरह से सबके सामने। शुभ ने एक थप्पड़ संकल्प की गुद्दी पर जोर से मारा और फिर सिया के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। संकल्प ने एक नज़र सिया की तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर दादी की तरफ देखकर बोलता है कि दादी, समझा लो आप अपने छोटे शेर को। पंगे ले रहे हैं मुझसे, फिर मत कहना जब मैं कहूँगा। तो दादी के पास उसकी छड़ी नहीं थी, लेकिन एक कटोरी रखी हुई थी। दादी ने भी वो कटोरी उठाई और फिर शुभ की तरफ फेंकते हुए बोलती हैं कि खबरदार, अगर तूने मेरे पोते मेरे संकल्प को हाथ भी लगाया, समझा? तो ये मत समझ कि मैं बुढ़िया हो गई हूँ तो फिर मैं तुझे पीट नहीं सकती हूँ। अभी भी तुझे चांटा मारूंगी तो ना लद्दाख में जाकर गिरेगा, समझा? तू चुपचाप से बैठ जा। और ये सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं, और खासकर सिया। सिया को वो फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। यहाँ पर हंसी मजाक चलता रहता था। सिया ने कभी भी फैमिली के बीच में बैठकर ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। घर में इतना ज़्यादा तनाव का माहौल चल रहा था, मगर फिर भी सब साथ में बैठकर उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। किसी के भी चेहरे पर तनाव नजर ही नहीं आ रहा था। ये सब कुछ देखकर सिया भी बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर दिशा को कहीं ना कहीं संकल्प पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने इतनी अच्छी लड़की को कैसे रिजेक्ट कर दिया, और सिया अब यहाँ से हमेशा के लिए विदा होकर चली जाएगी। तो दिशा ने भी अब एक बार फिर से गुस्से में संकल्प की तरफ घूरा, और फिर संकल्प तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी माँ उसे ऐसे गुस्से में घूर क्यों रही है, आखिर क्या वजह हो गई। तो संकल्प ने भी अपनी माँ की ओर देखकर प्यार से पूछता है कि अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो माँ? मैंने क्या कर दिया है जैसे मुझे अभी के अभी खा जाओगी? तो दिशा हल्के से गुस्से में बोलती है कि दादाजी से पूछना कि वो भी कुछ खाएंगे या फिर नहीं खाएंगे। खुद ही ठूस कर बैठ गया है तू, जाकर पूछ के यार दादाजी से। संकल्प जो समोसा खा रहा था उसके हाथ एकदम से रुक गए, और फिर उसने अवनी की तरफ देखकर थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा कि बड़ी माँ, दादाजी को मैंने खिचड़ी खिला दिया था और वो समोसा बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता है, उनकी तबीयत वैसे भी खराब रहती है। और फिर थोड़ी देर तक सब ऐसे ही समोसा खाते रहते हैं और फिर घर की बातें करते रहते हैं। तभी दादी ने कहा कि कुछ दिनों तक तो ऐसे ही नाटक को जारी रखो, और फिर हो ना हो रुद्र को भी अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा, और फिर वो रोहान को खुद ही घर वापस लेकर आएगा। इधर दूसरी तरफ नील का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और ना ही वो जानता था कि उसके घर वाले मिलकर ऐसे खिचड़ी पका रहे हैं। वो भी अब स्टडी रूम में ही बैठा रहता है। उसका दिमाग बहुत तरीके से बोर हो रहा था। ना वो दादी के पास जाता है और ना ही वो अवनी के पास जाता है। नील ने अपनी आंखें बंद की और फिर उसे अचानक से संध्या का चेहरा दिखाई देता है। संध्या बोलती है कि नील, मेरे बच्चे क्यों परेशान हो रहा है? खुद भी परेशान है और फिर रुद्र को भी परेशान कर दिया है तूने। तू तो अच्छे से जानता है ना रुद्र को, रुद्र कभी भी नहीं झुकेगा बेटा, उसे तो झुकना आता ही नहीं है, यहाँ तक कि उसने कभी झुकना सीखा ही नहीं है। तुम तो उसे अच्छे से जानते हो। अब तो फिर भी उसके अंदर कितने ज्यादा बदलाव आ गए हैं। पहले तो वो बहुत ही ज्यादा अकड़ कर रहता था, हमेशा उसके चेहरे पर गुस्सा रहता था। जा मेरे बच्चे, चला जाओ उसके पास, संभाल ले उसे, वरना तो ऐसे ही गुमसुम गुमसुम रहेगा और फिर किसी से कुछ भी ना कहेगा,
ना ही किसी से माफ़ी मांगेगा। माफ़ी मांगना उसकी फितरत में है ही नहीं, उसने कभी किसी से माफ़ी मांगी ही नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि उसने किट्टू से माफ़ी कैसे मांग ली होगी। जा बेटा चला जा उसके पास, देख तेरी छोटी माँ तुझसे कह रही है ना, तो क्या अपनी छोटी माँ की बात नहीं मानेगा? जा चला जा, तू मेरी राजा बेटा है ना, मेरे बेटे को संभाल ले। तुझसे ही तो मैं समझदारी की उम्मीद करती हूँ, वरना रुद्र से मैं क्या ही उम्मीद रखूँ। तू ना होता तो शायद रुद्र को अब तक बिखर चुका होता, कोई भी ना संभाल पाता, ये परिवार ऐसा नहीं होता, कब का टूट चुका होता। तूने ही तो इस परिवार को मुट्ठी में बांध करके रखा है, सबको एक साथ रखा है। जा जा चला जा मेरे बच्चे के पास, जा मेरे बच्चे। और तभी नील ने भी अपनी आंखें खोली और ये आवाज़ तो उसके दिल से आ रही थी। वो समझ रहा था कि अगर इस वक्त उसकी छोटी माँ उसके पास में होती तो शायद ये सब कुछ देखकर उसे भी ऐसे ही समझाती, उसे ऐसे ही बताती कि जाकर रुद्र को संभालो। आखिरकार नील ने भी एक बार फिर से रुद्र को संभालने के लिए सोच लिया था। और इधर दूसरी तरफ रुद्र, जो कि चुपचाप से अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, ना तो उसने कुछ खाया था और ना ही वो कमरे से बाहर निकला था, ना ही वो किसी से बात कर रहा था, ना ही किसी को मनाने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं किट्टू, जो कि अपने कमरे में बैठकर जबरदस्ती अपने कपड़ों को अरेंज कर रही थी, उसका भी दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। खुद को काम में बिजी रखने की वो बार बार कोशिश कर रही थी। उसने सुबह से रोहान से बात तक नहीं करी थी और फिर उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो कैसे अपने बेटे रोहान से बात करे। जैसे तैसे वो खुद को संभाल रही थी और फिर तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। किट्टू ने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो वो फ़ोन अभी रूही का आ रहा था। किट्टू ने भी फ़ोन उठाकर सीधा सवाल किया कि तुम दोनों ने कुछ खाया है या फिर नहीं, कहाँ पर हो तुम लोग, ठीक तो हो या फिर नहीं? तो रूही बोलती है कि माँ, हम लोग तो फार्म हाउस में आकर आराम से सो गए थे, मेरी अभी अभी आंखें खोली हैं और फिर मुझे पता भी नहीं था कि रोहान कहाँ पर है। अभी देखती हूँ कि शायद वो वॉशरूम में होंगे, मैंने तो बस इसीलिए आपके पास फ़ोन किया था कि आप लोग ठीक हो ना, आप ठीक हो या फिर नहीं? तो किट्टू भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है कि हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू अपना और रोहान का अच्छे से ध्यान रखना, समझी? तो रूही बोलती है कि हाँ माँ, मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी उनका। माँ आप भी अपना ध्यान अच्छे से रखना, बिल्कुल मत रोना, रोहान और मैं जल्द ही आपसे मिलने के लिए आएंगे, बिल्कुल भी परेशान मत होना। किट्टू बोलती है कि हाँ मैं अपना ध्यान रखूँगी। इतना कहकर उसने फ़ोन को कट कर दिया और फिर तभी किट्टू ने भी कमरे के गेट पर देखा तो नील वहाँ पर खड़ा हुआ उसे देख रहा था। किट्टू बोलती है कि भैया आप यहाँ पर वहाँ पर क्यों खड़े हैं, आइए आइए अंदर आ जाइए। तो नील ने धीरे से पूछा कि बच्चा रुद्र कहाँ पर है? तो किट्टू ने भी बालकनी की तरफ इशारा कर दिया और फिर बहुत ही धीरे से बोलती है कि पिछले 2 घंटे से बस ऐसे ही बालकनी में ही खड़े हुए हैं, ना तो किसी से बातें कर रहे हैं और ना ही कमरे के अंदर आ रहे हैं। अब तो हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई है भैया, मगर फिर भी वहीं पर खड़े हुए पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो नील ने भी मुस्कुराकर किट्टू की तरफ देखा और बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल भी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतना कहकर वो भी सीधा बालकनी की ओर चला जाता है। उसने देखा तो रुद्र अभी उसकी हल्की हल्की सी बारिश में ऐसे ही खड़ा हुआ था। नील भी रुद्र से थोड़ी सी दूरी पर ही खड़ा हुआ उसे देख रहा था। उसने रुद्र की तरफ देखकर थोड़ा सा तेज आवाज में कहा कि बारिश हो रही, अंदर चल, यहाँ पर खड़ा होकर क्या सोच रहा है? तो रुद्र ने भी नील की आवाज सुनी तो उसने भी हल्का सा पलट कर पीछे देखा। तो रुद्र अभी अच्छे से जानता था कि नील उससे नाराज है, मगर फिर भी उसे नाराज नहीं रह पाता है। उसे मनाने के लिए, उससे बात करने के लिए वो यहाँ पर आ गया है। तो नील ने भी अपना एक हाथ रुद्र की तरफ बढ़ाया और फिर रुद्र भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसने 4 कदम आगे चलकर जल्दी से नील को अपने गले लगा लिया और फिर उसकी आंखें भी हल्की सी नम आ चुकी थी। अपनी पकड़ उस पर कस दी और फिर पहले बस रुद्र ही भीग रहा था, अब तो दोनों ही भाई बालकनी में भीग रहे थे। किट्टू भी कमरे से खड़े होकर इस नज़ारे को देख रही थी और फिर वो अच्छे से जानती थी कि अब दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना पागल हो जाते हैं और एक दूसरे से नाराज भी नहीं रह सकते हैं। तो नील ने अभी चाहे गुस्से में कुछ भी कह दिया हो रुद्र से, लेकिन सच तो यही था कि वो रुद्र को अपना बेटा जैसा ही समझता था। उसने कभी भी रुद्र को अपना भाई नहीं समझा। नील ने रुद्र पर अपनी बाहें कसते हुए कहा कि पहले तो उल्टा काम करता है तू और फिर उसके बाद मुंह फुलाकर घूमता रहता है। मैं बड़ा हूँ लेकिन मैं ही झुका हूँ, तू नहीं झुक सकता है कि आकर? तुझसे नहीं होता है कि आकर एक बार कह दूं कि नहीं भाई गलती तो हो गई है मुझसे, मुझे माफ कर दे, आइंदा से कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। तो रुद्र अभी भी कुछ नहीं बोलता है। उसकी यह कड़ शायद सबसे ऊपर थी उसके लिए, लेकिन बिना कुछ कहे भी अब सामने वाले को वो अपनी बात को अच्छे से समझा दिया करता था और फिर वो नहीं झुकेगा, ये बात सबको पता थी। चाहे कुछ भी हो जाए, रुद्र का गुस्सा कभी भी शांत नहीं हो सकता। नील ने रुद्र को खुद से थोड़ा सा दूर किया और बोलता है कि क्या हो गया है तुझे? रोहान को निकालना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है, समझा? तो इस बार रुद्र बोलता है कि ऐसे तो रोहान अपनी मर्जी करता रहेगा और फिर हमारे हाथ
हाथ से निकल जाएगा, मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगा हमारा बेटा। उसे पता होना चाहिए ना कि उसके पापा उसकी हर चीज़ बुरी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी हर चीज़ के लिए अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन आप सब ने मिलकर उसे ही इतना ज़्यादा डेविल बना दिया है कि मैंने कौन सा उसे हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया है, बस कुछ ही दिन के लिए तो निकाला है। तो नील भी अब रुद्र को खींच कर कमरे में लेकर आ जाता है और फिर उसने किट्टू से टॉवल मांगा और फिर किट्टू ने भी नील को टॉवल दे दिया। नील ने रुद्र को किसी बच्चे की तरह आराम से बैठाया और फिर उसके बालों को प्यार से साफ करता हुआ बोलता है कि अच्छा ठीक है, चल जो कुछ भी हो गया है ना सो हो गया है, अब तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे और रोहान के बीच में नहीं आऊँगा कभी भी, और ना ही किसी फैमिली वाले को आने दूंगा तुम दोनों के बीच में। देख दोपहर के 3 बज गए हैं ना, 9 बजे अंशिका और अरमान भी यहाँ पर आ जाएंगे, चलो साथ में मिलकर खाना खाते हैं। पता नहीं बंदरों की टुकड़ी ने भी सुबह से कुछ खाया होगा या फिर नहीं, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, ऐसे बिना हमारे खाए खाना नहीं खाएंगे, मुझे पता है। अब नील को कहाँ पता था कि बंदरों की टुकड़ी तो दादी के साथ बैठकर क्या अच्छा सा प्लान बना रही और बैठकर समोसे भी ठूस कर बैठी हुई है। तो नील ने भी फिर से किट्टू से प्यार से कहा कि किट्टू कपड़े दो इसको, ये कपड़े पहन ले, पूरी तरह से गीला हो गया है। तो किट्टू ने भी एक लोवर टी शर्ट निकाल कर दे दी और फिर नील ने फिर से रुद्र को देकर कहा कि जाकर अभी इसे चेंज कर ले। तो रुद्र ने भी अब किट्टू से कहा कि एक लोवर टी शर्ट और निकाल दो, जो मुझे लूज आता है ना वो वाला ही देना, ये भी तो चेंज कर लेगा, पूरी तरह से भीग गया है। तो किट्टू ने भी अब दूसरा लोवर और टी शर्ट निकाल दिया और फिर नील उसे लेकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद नील चेंज करके बाहर आया और फिर रुद्र वॉशरूम में चला गया कपड़े चेंज करने के लिए। दोनों ही भाइयों ने कपड़े चेंज कर लिए थे और दोनों को देखकर किट्टू के चेहरे पर भी सुकून और मुस्कुराहट आ गई थी। किट्टू को अब जाकर थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि सभी घर वाले बहुत ही अच्छे से जानते थे कि रुद्र कभी भी नहीं झुकेगा। अगर नील पहले पहल करेगा तभी तनाव घर का कम होगा, वरना रुद्र तो सच में पुष्पाराज है, कभी भी नहीं झुकेगा साला। तो इधर दूसरी तरफ संकल्प जो अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहा था, उसके हाथ में एक बास्केटबॉल थी जिसे वो बार बार बास्केट में डालने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त ना जाने क्यों संकल्प भी कोई लंबी सोच में लग रहा था। तभी उसके कमरे में नॉक हुआ और फिर सिया ने संकल्प के कमरे को नॉक किया था और फिर संकल्प ने भी पलट कर जब सिया को देखा तो कुछ देर तक तो वो सिया को ऊपर से नीचे तक बहुत ही प्यार से निहारने के बाद संकल्प ने अपनी पलकें झपकाई और फिर मुस्कुराकर कहा कि तुम मेरे कमरे में, क्या हुआ, यहाँ पर क्या कर रही, आओ आओ अपना ही कमरा समझो इसे, आ जाओ जल्दी। सिया बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर बैठने नहीं आई हूँ, बड़ी माँ ने आपको बुलाया है। तो संकल्प ने प्यार से पूछा कि और क्यों बुलाया है। तो सिया ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बहुत ही मासूमियत के साथ कहा कि वो तो मुझे नहीं पता है, बस उन्होंने मुझसे ये कहा है कि मैं आपको बुला दूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बुलाने के लिए आ गई। इतना कहकर सिया वापस जाने लगती है, लेकिन तभी संकल्प को शरारत सोचती है और उसने उसकी कलाई पीछे से पकड़ ली और जैसे ही संकल्प ने सिया का हाथ पकड़ा, सिया के अंदर तक एकदम से सनसनी सी दौड़ गई थी और फिर उसका दिल जो जोरों से धड़कने लगा था, उसे घबराहट होने लगी। और आज से पहले तो संकल्प ने कभी भी उसका हाथ ऐसे नहीं पकड़ा था। उसने भी थोड़ा सा हैरानी से पलटकर संकल्प की तरफ देखा तो संकल्प भी बहुत ही ज़्यादा प्यार से सिया को देखे जा रहा था। लेकिन संकल्प की भी अब सिक्स्थ सेंस बहुत ही ज़्यादा काम करती थी, उसे भी समझते देर नहीं लगी कि सिया उसे गलत समझ रही है। और फिर सच कहूँ तो सिया उसे गलत समझ नहीं रही थी, वो तो बस उस वक्त गलत था जबकि अच्छे से वो जानता था कि सिया की शादी अजय के साथ फिक्स हो गई है। इसी वजह से सिया को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही थी कि उसको पता है उसकी शादी फिक्स हो गई है, फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो संकल्प ने भी महसूस किया कि सिया उसे गलत समझकर कुछ और ही सोच ले रही है और फिर उससे पहले ही संकल्प ने सिया को अपने गले लगा लिया और फिर रोते हुए बोलता है कि मुझसे अपने घर की हालत देखी नहीं जा रही, मैं ना ये सारी चीजें नहीं देख सकता हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे दिल में। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे घर में के ये हालात हो जाएंगे। बड़े पापा ने मेरे भाई को घर से बाहर निकाल दिया है, सच कहूँ तो मुझसे तो अब खाना भी नहीं खाया जा रहा है, मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। सिया थोड़ा सा हैरान होकर बोलती है, लेकिन आप तो सच में 4 समोसे खाकर आए हो ना अभी। तो संकल्प खुद में ही बोलता है कि ये मेरे समोसे गिन रही थी क्या, चलो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे थोड़ा सा नोटिस तो कर रही थी। अगले ही पल फिर से वो मगरमच्छ के आंसू रोते हुए बोलता है कि सिया सच कहूँ तो मुझसे ना ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसीलिए मैंने अपने कमरे में आकर ये सब कुछ कर दिया। तुमने देखा ना कि कब से मैं उदास बैठा हुआ था वहाँ पर। सिया धीरे से बोलती है कि लेकिन उदास तो कोई भी नहीं है ना, सब तो प्रॉब्लम का सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो संकल्प अभी थोड़ा
थोड़ा सा सिया से दूर होता है और फिर से झूठ मूठ के आंसू पोंछता हुआ धीरे से बोलता है कि जो भी है, लेकिन मुझसे ये सारे हालात नहीं देखे जा रहे। मैं अपने फैमिली को पहले जैसा देखना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने फिर से सिया को अपने गले लगा लिया और फिर सिया जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन समझ भी रही थी कि शायद संकल्प थोड़ा सा परेशान है, वो पूरी तरह से टूट चुका है। सिया संकल्प को समझाने के लिए उसकी कमर को हल्का हल्का सा रब करने लगती है और फिर संकल्प जो कि अपनी पकड़ और भी ज्यादा कसता जा रहा था, और वो तो इस वक्त सिया के साथ सपनों की दुनिया में जा चुका था। और तभी निर्भय उसके कमरे के बाहर से गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही वो 4 कदम आगे चला, वो खुद से ही बोलता है कि मैंने संकल्प को सिया के गले लगाते हुए देखा क्या? ये मेरी आंखें ने सच देखा है या फिर झूठ? और ये समझते ही निर्भय की आंखें हैरानी से फैल गई और वो फिर से पीछे आता है 4 कदम। उसके मुंह से निकला कि ओ तेरी की, ये तो बहुत ही ज्यादा चालू निकला। वो भी जल्दी से संकल्प के कमरे की ओर भागता है और फिर सबसे पहले उसने सिया और संकल्प को थोड़ा सा दूर किया और फिर संकल्प को गले लगाकर बोलता है कि क्या हुआ है तुझे? तू इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहा है? मेरे भाई कुछ भी नहीं होगा, क्या कर रहा है तू? तो संकल्प ने भी पहले तो सिया से छुपकर निर्भय के कमर को एक जोरदार मुक्का मारा और फिर बोलता है कि तू क्यों मेरी लव स्टोरी के बीच में ऐसे धमाका दे देता है? आखिर क्यों ऐसे टांग लड़ा रहा है यार? इतनी मुश्किल से तो मैंने उसे अपने गले लगाया था और तू है कि बीच में आ गया मेरी लव स्टोरी में, बस बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए आ जाता है। थोड़ी बहुत शर्म है भी तुझे या फिर नहीं? शर्म नहीं आती है कि यार घर में बसे बसाए घर को नहीं देख सकता है क्या तू? संकल्प की बात सुनकर तो निर्भय ने भी धीरे से कहा कि ताकि सिया ना सुन ले, समझा तू? साले कुत्ते कमीने, तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि दूर रहे इस लड़की से, मगर तू है जो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है। तू घर में कलेश करवा देगा, अभी एक पंगा खत्म नहीं हुआ है और फिर तू है जो दूसरा पंगा खड़ा करने के लिए सोच रहा है। अब ये बता कि तू उसके गले क्यों लगा हुआ था, क्यों उसे बार बार अपने पास से चिपका रहा था? तभी सिया ने धीरे से और बहुत ही मासूमियत के साथ कहा कि निर्भय, संकल्प थोड़ा सा परेशान है, इसे संभाल लो, बहुत ज्यादा टूट चुका है अंदर से। निर्भय को भी समझते देर नहीं लगी कि संकल्प अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा कभी भी। तो निर्भय ने भी अब संकल्प के गाल पर हल्का सा हाथ लगाया और फिर प्यार से बोलता है कि सिया तुम जाओ बड़ी माँ के पास, मैं संभाल लूंगा अपने भाई को, मुझे पता है कि इसे कैसे संभालते हैं, मेरी बातों को अच्छे से समझ जाएगा, तुम नहीं संभाल पाओगी इसे, तुम जाओ। तो सिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो सीधा वहां से बाहर की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही निर्भय ने संकल्प को खुद से दूर किया और फिर खींचकर उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। संकल्प का चेहरा तो अब एक तरफ हो गया था और फिर उसने भी निर्भय के सीने पर एक जोरदार पंच मारा और फिर गुस्से में बोलता है कि तू मेरी हेल्प नहीं कर सकता है ना, तो फिर मत कर मेरी हेल्प, लेकिन कम से कम मेरी लव स्टोरी में टांग तो मत अड़ा यार। तू क्यों इतनी लंबी चौड़ी टांग लेकर आ जाता है बीच में? एक मैं ही था जो तुझे निशे से मिलवाने के लिए रात को भी सचादेवा हाउस लेकर गया था, भूल गया तू वो दिन? और फिर एक तू है जो मेरी लव स्टोरी के बीच में आकर ऐसे बैंड बजाने पर तुला रहता है। तो निर्भय ने भी अब संकल्प को उंगली दिखाते हुए कहा कि देख, ज्यादा दिमाग की दही मत कर मेरी, समझा तू? अभी घर से रोहान को निकाला गया है और अगली बार तुझे निकाल देंगे ना तो फिर रोहान भाई तो शायद वापस भी आ जाएंगे घर पर, क्योंकि उनका तो रीजन अब थोड़ा सा जेन्युइन भी था, पर तू कभी भी वापस नहीं आ पाएगा प्रताप हाउस में, समझा तू? तुझे तो हमेशा के लिए फार्म हाउस में भेज देंगे ये लोग और फिर इसीलिए अपनी हरकतों से बाज भी आ जा तू। लास्ट बार समझा रहा हूँ तुझे, आया बड़ा बदतमीज कहीं का, शर्म नहीं आती है तुझे उस मासूम सी बच्ची का फायदा उठाते हुए? तो संकल्प बोलता है कि यार मुझे वो मासूम बच्ची अपनी जिंदगी में चाहिए, मैं उसका फायदा नहीं उठा रहा हूँ, कुछ भी करके बस उसे मेरी लाइफ में ला दे। इस बार निर्भय थोड़ा सा सीरियस हो गया था और फिर उसने संकल्प की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए थोड़ा सा प्यार से और उसे समझाते हुए कहा कि संकल्प प्लीज तू समझने की कोशिश कर यार, सिया अजय से प्यार करती है, वो उसके साथ शादी करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, उसके साथ अपनी जिंदगी जीने के उसने सारे सपने देख लिए हैं, मगर तू है क्यों नहीं समझ रहा है? तू क्यों उन दोनों की लव स्टोरी के बीच में ऐसे इंटरफेयर करके उन लोगों को परेशान कर रहा है यार? तेरे पास एक मौका था ना सिया को अपनी जिंदगी में लाने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का, शायद अगर तू उस मौके का सही फायदा उठाता तो शायद अब तक सिया तेरे दाहिने बगल में बैठी होती, समझा तू? लेकिन तू इस मौके को गवा चुका है पहले ही, अब तेरे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। कम से कम ये तो सोच कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन संकल्प को तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी। उसने ये बात भी मजाक में उड़ाते हुए फिर से कहा कि यार वो सब तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे तो बस सिया पसंद है और फिर मैं सिया से ही शादी करूंगा। बड़ी मुश्किल से तो मेरे दिमाग में कोई लड़की फिट हुई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, जिसके साथ मैंने शादी के सपने भी देख चुका हूँ। अब मैं पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करूंगा। इतना कहकर उसने निर्भय को आंख मारी और फिर वहां से चला जाता है।
निर्भय भी गहरी सांस लेकर बोलता है कि यार इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, जब ये घर से निकाला जाएगा तभी समझ में आएगी, पता नहीं ये क्या कर देगा, हे भगवान देख लेना अभी रोहान वापस नहीं आया है और फिर वानर सेना इसे भी धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देगी। इधर दूसरी तरफ रोहान किचन में अपने और रूही के लिए खाना बना रहा था और फिर तभी रूही भी तैयार होकर नीचे आ जाती है। उसने रोहान को बहुत ही प्यार से देखा जो कि अभी किचन में खाना बना रहा था। रूही ने भी रोहान को देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि गुड मॉर्निंग रोहान। तो इतने प्यार से अब रोहान भी उसे देखने लगता है और फिर रोहान ने भी एक मुस्कुराहट के साथ रूही की तरफ देखते हुए कहा कि वेरी गुड मॉर्निंग। तो रूही आ जाओ, जल्दी से नाश्ता कर लो, मैंने बहुत अच्छा सा नाश्ता तैयार किया है, तुम बहुत ज़्यादा थक गई थी ना इसीलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं और फिर मेरी आंख जल्दी खुल गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे और अपने लिए मैं खुद ही नाश्ता बना लूँ। अब मैंने अच्छा से नाश्ता भी तैयार कर लिया है। रूही चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और फिर रोहान ने भी रूही को आलू का पराठा और दही परोस दिया और फिर उसके पास आकर बैठ जाता है। रूही ने भी पराठे का एक बाइट लिया और फिर रोहान की तरफ प्यार से बढ़ा दिया और रोहान ने भी बड़े ही प्यार से उस बाइट को आराम से खा लिया और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अगले ही पल रूही की आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था। रूही भरे हुए गले से बोलती है कि रोहान क्या आपको सबकी याद नहीं आ रही है, क्या आपको सबकी याद आ रही है? तो रोहान ने भी अब पराठा खाते हुए कहा कि नहीं, याद क्यों आएगी मुझे, मैं कौन सा हमेशा के लिए यहाँ पर आया हूँ, कुछ दिन को लिए ही तो यहाँ पर रहूँगा ना, फिर तो मुझे अपने घर वालों के साथ में ही रहना है, उसके बाद मैं और तुम दोनों ही वहाँ चलेंगे अपने घर प्रताप हाउस। तो रूही फिर से बोलती है कि मैंने सुबह माँ से बात की थी। तो रोहान अभी पराठा खाते हुए बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है ना, करती रहना तुम माँ से बात, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को ही हुआ होगा हम दोनों का आने का। रोहान ने भी रूही को पराठा खिलाया और फिर बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो अब बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि हम लोग अपने हनीमून पर भी कहीं नहीं गए थे, अब एक छोटा सा रोहान दुनिया में लाने का हमें भी वक्त मिल गया है, हमारा हनीमून अभी यहीं पर बीतेगा। और ये सुनते ही रूही के गाल तो हल्के हल्के से लाल हो गए थे और उसे बहुत ज़्यादा शर्म आने लगी थी। तो रोहान ने भी अब रूही की तरफ प्यार से हाथ पकड़ा और फिर उसे अपनी गोद में प्यार से बैठा लिया और फिर बहुत ही प्यार से उसे पराठा खिलाता हुआ फिर से बोलता है कि रूही तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लिया करो यार, तुम टेंशन लेती हो तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, मैं भी ठीक हूँ ना, मेरी फैमिली भी ठीक है और फिर तुम्हारी सासू माँ वो तो बहुत ही ज़्यादा ठीक है, बस तुम्हारे ससुर जी थोड़ा सा गुस्सा करते हैं पर उनका गुस्सा भी कहीं ना कहीं जायज़ है यार, अब क्या करूँ, मेरे अंदर एक नहीं पाँच पापा के गुण हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, 5 लोगों के गुण को कैसे संभालूँ, तो थोड़ा बहुत तो गुस्सा होना तो मेरे अंदर लाजमी है ना, और फिर गुस्से में ही तो मैंने वो सब कुछ कर दिया था, कोई जानबूझकर थोड़ी ना मारा था, चलो अब तुम जल्दी से पराठा खा लो, ज़्यादा सोचा मत करो, ओके। तो रूही ने भी अब जल्दी से पराठा खा लिया और फिर तभी उसकी नज़र खिड़की की तरफ जाती है जहाँ पर हल्की हल्की बारिश तेज हो गई थी और फिर रूही ने भी रोहान की तरफ देखते हुए कहा कि रोहान बारिश है, बारिश में नहाएंगे क्या? तो रोहान ने भी अगले ही पल रूही के माथे पर किस करके बोलता है कि ये भी कोई पूछने की बात है क्या, चलो अपना एकांतवास एंजॉय करते हैं, पहली बार ही तो ये मौका मिला है हमें, पता नहीं उसके बाद अब कब हमें ऐसे साथ में वक्त बिताने का मौका मिलेगा भी या फिर नहीं। इतना कहकर उसने भी रूही को खड़ा किया और फिर दोनों ही अब सीधा गार्डन की तरफ आ जाते हैं बारिश का एंजॉय लेने के लिए। तो रोहान अभी खुद में ही गाना गुनगुनाने लगता है और फिर रूही के साथ कपल डांस करने लगता है। पहले तो रूही थोड़ा सा उदास हो चुकी थी लेकिन धीरे धीरे वो अब रोहान की खुशी में घूमने लगी थी, धीरे धीरे उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक रोहान अपने फार्म हाउस में है किसी को भी कुछ नहीं हो सकता है, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, आखिर था तो वो रुद्र का ही बेटा, पीछे हटने वाला तो कभी उसने सीखा ही नहीं था। और फिर सही तो कहा था रोहान ने, उसके अंदर तो एक नहीं 5 लोगों के गुण थे, जहाँ शुभ और नील तो एकदम से मजाकिया था मगर निहाल और रुद्र का गुस्सा तेज था। रूही भी अब रोहान के साथ मिलकर डांस कर रही थी। रोहान अपनी रूही को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। जब जब रूही खुश होती थी रोहान को एकदम से सुकून मिलता था क्योंकि रूही ने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ दुख ही तो सहा था, आज तक कभी भी उसने खुशी के 2 पल तक नहीं जिए थे, मगर जब से रोहान उसकी ज़िंदगी में आया था सब कुछ बदल गया था, उसकी किस्मत पूरी तरह से चमक गई थी, हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ मिली थी उसे। इधर दूसरी तरफ सचादेवा हाउस में अरमान जो कि बहुत ही देर से जगा हुआ था, लेकिन अंशिका तो गधे घोड़े हाथी भैंस बंदर सब कुछ बेचकर आराम से सो रही थी, उसे तो फिक्र ही नहीं था कि वो अभी अपने ससुराल में है। अरमान भी घड़ी को देखकर बोलता है कि यार लगता है ये पग फेरे की रस्म से टाइम से नहीं उठ पाएगी, इसे बिल्कुल भी अपने पति पर तरस नहीं आता है, क्या सोचेंगे सब लोग, यार कैसी है मेरी झांसी की रानी, इसे तो बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं है, ये तो अपने
ससुराल में आ चुकी है। अरमान सोच ही रहा था कि तभी उसने दरवाजे पर शिखा की तरफ देखा, जो कि अभी अपने साथ में एक छोटा सा बैग लेकर उसके कमरे की तरफ खड़ी होकर आ रही थी। अरमान ने कहा कि आओ 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 माँ, जल्दी से अंदर आ जाओ, आप वहाँ पे क्यों खड़ी हो। तो शिखा भी कमरे में आई और फिर उसने एक नज़र अंशिका की तरफ देखा, जो कि बहुत ही सुकून से सो रही थी। शिखा बोलती है कि बिल्कुल निशी जैसी है ये, उतनी ही ज्यादा मासूम, उतनी ही ज्यादा प्यारी बच्ची है। तो अरमान को भी एकदम से खांसी आ गई और फिर उसने शिखा की तरफ देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा कि माँ मासूम तो बिल्कुल भी नहीं है ये, आप नहीं जानती हो, अपने पापा पर गई है, बिल्कुल अपने पापा की तरह है। तो शिखा ने भी अब अरमान को देखकर थोड़ा सा गुस्से में कहा कि रुद्र भैया भी तो इतने ज्यादा मासूम है, उनमें कौन सी कमी है। यह सुनकर तो अरमान को और भी ज्यादा खांसी आ जाती है और फिर शिखा जो कि अरमान के पास आती है और फिर उसकी कमर को हल्का सा थपथपा कर बोलती है कि अरमान, गुस्सेल कोई पैदा नहीं होता है, जन्म से कोई भी गुस्सेल नहीं होता है, दुनिया बना देती है हम सबको गुस्सा वाला। तुम जानते भी नहीं हो रुद्र भैया ने क्या कुछ देखा है, क्या कुछ नहीं सहा है उन्होंने अपनी जिंदगी में। जो उन्होंने देखा है ना, वो शायद तुम सपने में भी कभी नहीं देखना चाहोगे। जो उन्होंने हकीकत में देखा है, तभी उनके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा है। अरमान हैरानी से शिखा को देखने लगता है, जैसे अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहा हो। वो अपनी माँ से पूछना चाहता हो कि माँ ऐसा भी क्या देखा है ससुर जी ने। तो शिखा भी सोफे पर बैठ जाती है और फिर बैग में से अंशिका के लिए साड़ी निकालते हुए बोलती है कि तुम नहीं जानती हो, लेकिन रुद्र भैया ने अपनी माँ और पापा दोनों को ही सुसाइड करते हुए देखा है। उन्होंने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने खो दिया। और ये सुनकर तो अरमान काफी ज्यादा हैरान हो गया था, उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। शिखा को भी ये बात शोभित ने नहीं बताई थी कि शोभित को तो उसके पापा अजीत जी ने बताई थी। और फिर शिखा ने अरमान को देखा, जो कि काफी ज्यादा हैरानी से अभी शिखा को ही देखे जा रहा था। शिखा प्यार से बोलती है कि अब इससे ज्यादा तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है, बस ये समझ लो कि तुम्हारे ससुर जी को ऐसे ही गुस्सा नहीं आता है। बस ये समझो कि भगवान न करे जो रुद्र भैया ने देखा है अपनी आंखों के सामने, वो कोई और भी देखे, किसी के सामने भी ऐसा नजरा कभी सपने में भी ना आए। उनके गुस्से के पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह। अरमान ने भी कुछ नहीं पूछा अपनी माँ से, वो भी समझ गया था कि शिखा उसे क्या कहना चाहती है। तो शिखा ने भी अब अरमान की तरफ उस साड़ी को बढ़ाते हुए प्यार से कहा कि जब अंशिका उठ जाएगी ना, तो उसे कह देना कि इसे पहन लेगी और फिर तुम्हें 9 बजे तक प्रताप हाउस भी तो जाना है। पग फेरे की रस्म है तुम दोनों की, मैं और तेरे पापा जल्दी ही चले जाएंगे। जाना तो नहीं चाहते थे वैसे, लेकिन फिर भी नील भैया बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे ना, इसीलिए हम दोनों को जाना पड़ेगा। और तुम दोनों भी टाइम से आ जाना, बिल्कुल भी लेट मत होना, ओके। तो अरमान ने भी अपनी माँ की तरफ देखा और हाँ में अपनी गर्दन हिला दे दी और फिर शिखा वहाँ से चली जाती है। अरमान जो कि साड़ी को टेबल पर रखकर बालकनी में चला जाता है। शिखा ने जो कुछ भी कहा था उसे अब समझने की वो कोशिश कर रहा था, अपने दिमाग को दौड़ाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके ससुर जी को इतना गुस्सा क्यों आता है। क्या सच में ससुर जी इसीलिए गुस्सैल हो गए हैं अपनी लाइफ में क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने ही दम तोड़ते हुए देखा था, या फिर कोई और इतनी ज़्यादा बड़ी वजह हो। यही सब सोचता सोचता अरमान भी प्रताप हाउस के गार्डन को निहार रहा था। और फिर आज कहीं ना कहीं अरमान के दिल में रुद्र को लेकर बहुत ही ज़्यादा इज्जत भी बढ़ गई थी। उसे अब पता नहीं क्यों रुद्र पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। इधर दूसरी तरफ नील रुद्र और किट्टू को लेकर सीधा हॉल में आ जाता है और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। फिर उसने रुद्र को भी बैठने का इशारा किया। रुद्र भी अब डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था और फिर नील ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा कि खाना लगाओ, सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे, कोई भी अकेले खाना नहीं खाएगा। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर जो खाना उसने अभी बनाया था उसे डाइनिंग टेबल पर फिर से लगा दिया और फिर से खाना बनाने लगती है, क्योंकि उसने तो थोड़ा सा ही खाना बनाया था और अब तो वो जानती थी कि पूरी फैमिली बैठकर साथ में ही खाना खाएगी, तो इसीलिए तो खाना कम पड़ जाएगा, खाना दूसरा बनाना पड़ेगा। इसीलिए वो पहले ही अपने काम में लग जाती है। नील भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबको आवाज लगाता हुआ बोलता है कि अवनी, निव्यांश, संकल्प, नव्या, जल्दी से सब लोग नीचे आ जाओ, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, आकर सब मिलकर अब साथ में ही लंच करते हैं। ओके, जल्दी से आ जाओ सब लोग। तो नील की आवाज सब लोग ने सुनी तो वो सब अपनी दादी के कमरे में ही बैठे हुए थे। दादी बोलती है कि अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, तुम सबके सब जाओ जाओ ना सब लोग, नील तुम सबको बुला रहा है, जाकर सब बैठकर आराम से खाना खा लो, आराम से खाना खा लेना और कोशिश करना कि सबका मूड ठीक हो जाए। और ये सुनते ही निहाल बोलता है कि दादी दादी होश में तो आओ आप, अभी अभी समोसे खाए हैं हम सब लोगों ने, अब लंच कैसे खा सकते हैं, इतने ज़्यादा समोसे खाए हैं। तो दादी भी अपने बेड पर टेक लगाते हुए बोलती है कि तुम जानो और तुम्हारे समोसे जाने, मुझे क्या पता, मैंने तो थोड़ा सा ही समोसा खाया था, मुझे ना बताओ, मुझे ना पूछो ना बताओ, वो भी अब अवनी ने ही तोड़कर मुझे दिया था, है ना अवनी,
तूने ही तो मुझे थोड़ा सा समोसा दिया था, वरना मैं तो वो भी नहीं खाती। तो नील ने भी फिर से आवाज लगाई, कहाँ गए हो सारे? अब खाना खाने बैठे हैं तो फिर अब अंदर क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी से बाहर निकलो, बाहर निकलो सबके सब, और जल्दी से डाइनिंग टेबल के पास आ जाओ। लेकिन कोई भी अब बाहर नहीं आया था। सबको इस बात का डर बिल्कुल भी नहीं था कि वो रुद्र का सामना कैसे करेंगे, बल्कि उन सबको डर तो इस बात का हो रहा था कि नील ने उन्हें खाना खाने के लिए कहा है, और फिर वो अब कैसे खाना खाएंगे, वो किस मुंह से खाना खाएंगे, क्योंकि उन सब ने तो 4-4, 5-5 समोसे अच्छे से ठूस लिए थे, जो आराम से ठूस कर बैठे हुए थे दादी के कमरे में। अकेला निव्यांश ही था जिसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था, और फिर अपने कमरे में वो काम कर रहा था, बिल्कुल अपने पापा जैसा ही था। जैसे अंदर से था वैसे ही वो बाहर से था। बाकी तो सब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और ही लगते थे। सबको बस नौटंकी करना आता था, सबके सामने दिखावा करते थे। और फिर तभी दादी के कमरे में जबरदस्त डिस्कशन भी हो रहा था। तो नील अभी कब से सबको आवाज लगा रहा था, लेकिन कोई भी अब नील का जवाब नहीं दे रहा था, और ना ही कोई भी दादी के कमरे से बाहर निकल रहा था। नील भी अब डाइनिंग टेबल से गुस्से से उठता है और फिर सीधा रुद्र को देखकर बोलता है कि तू शुरू कर, मैं अभी सबको बुलाकर लाता हूँ, सबको एक एक लात मारूंगा, सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाएंगे। रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, और फिर नील दादी के कमरे की तरफ चला जाता है सबको बुलाने के लिए। नील दादी के कमरे के बाहर ही खड़ा था कि तभी उसे शुभ की आवाज आती है कि दादी, मैं तो 5 समोसे खा चुका हूँ यार, मेरे पेट में तो जगह ही नहीं है, मैं कैसे ही जाऊंगा खाना खाने। तो नील भाई क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि सुबह से तो हम भूखे रहने का नाटक कर रहे थे, और फिर अब समोसे खाकर 4-4, 5-5 ठूस कर बैठे हुए हैं आराम से। तो नील को भी अब समझते देर नहीं लगी कि सब मिलकर उसका पागल बना रहे हैं, सब मिलकर उन दोनों ही भाइयों को पागल बना रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे कि वो सब भूखे हैं। तो नील को भी अब एक सेकंड के लिए दुख हुआ था, लेकिन अगले ही पल नील के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को अच्छे से जानता था कि उसकी फैमिली सच में बहुत ही ज्यादा मासूम है। नील भी वापस से डाइनिंग टेबल पर आता है, और फिर रुद्र ने पूछा कि क्या हुआ, बुलाकर नहीं लाया तू उन सबको? तो नील बोलता है कि सब मिलकर मेरा और तेरा पागल बना रहे थे, सब झूठ बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। चल आज इन्हें दिखा ही देते हैं कि मैं और तू इस कहानी में सिर्फ बाउंडिंग बनाने के लिए नहीं है, बल्कि अगर मैं और तू एक हो जाए ना तो फिर पूरे घर की बैंड भी बजा सकते हैं। ये सब ही खाली होशियार नहीं है, हम दोनों भाई भी बहुत ज्यादा होशियार है। तो रुद्र के चेहरे पर भी अब नील की बात सुनकर मुस्कुराहट आ गई थी। तो वहीं किट्टू जो कि किचन में काम करती हुई ये सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसने भी दोनों ही भाइयों के बीच में इंटरफेयर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा था, मगर उसे कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। और तभी नील ने फिर से चिल्लाते हुए कहा कि निव्यांश कहाँ है तू? निव्यांश जो कि अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने भी अपना लैपटॉप जल्दी से बंद किया और फिर अपने पापा की आवाज़ सुनकर सीधा कमरे से बाहर निकलकर नीचे आ जाता है। उसे लगा कि शायद उसके पापा को शायद कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो जल्दी से भागता हुआ आता है। नीचे आकर उसने देखा तो दोनों ही भाई एक साथ बैठे हुए थे। निव्यांश खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार पूरे घर का दिमाग खराब करने के बाद ये दोनों ही भाई फिर से धर्मवीर बनकर बैठ गए हैं यार, पूरे घर को परेशान कर दिया और अपना चैन से बैठे हैं। तो निव्यांश भी जाकर रुद्र के पास बैठ गया और फिर नील ने पूछा कि तूने कुछ खाया या फिर नहीं? तो निव्यांश ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है पापा। तो नील ने भी अब कन्फर्म करते हुए फिर से पूछा कि सच में सच बता रहा है ना कि तूने कुछ भी नहीं खाया है? तो निव्यांश ने फिर से ना में गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ पापा, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे ना बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी। दिमाग बस आप दोनों भाइयों का खराब नहीं होता है, मेरा भी खराब होता है, मेरा भी पूरी तरह से दिमाग खराब हो चुका है। और फिर तभी रुद्र ने भी निव्यांश के गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारकर बोलता है कि तेरी पॉटी भी साफ की है मैंने, समझा तू? और तेरी 2 फीट की जुबान जो मेरे सामने बहुत ही ज्यादा कैंची जैसी चलती है, जरा कम ही चलाया कर, बहुत ज्यादा पक 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 करने लगा है तू मेरे सामने। तो निव्यांश ने भी अब अपने गाल पर थोड़ा सा हाथ रखा और फिर अपने पापा को देखकर बोलता है कि समझा लो आप अपने भाई को, मैंने माफ नहीं किया है अभी तक इनको। इतने में ही नील ने फिर से निव्यांश के गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारकर कहा कि तेरी माफी किसे चाहिए, किसे चाहिए तेरी माफी जो तू माफ नहीं कर रहा है, समझा तू? अब चुपचाप से बैठकर खाना खा ले हम लोगों के साथ, आया बड़ा, मेरे भाई को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है तुझे, खबरदार जो मेरे रुद्र को कुछ भी कहा तूने, समझा तू? तो निव्यांश ने भी अब अपने दोनों ही गालों पर अपने हाथ रख लिए थे और फिर दोनों ही भाइयों को देखकर बहुत ही मासूम से बोलता है कि तो
तो मेरे भाइयों का कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को भी। तो नील फिर से बोलता है कि हाँ हाँ ना देख लेंगे तेरे भाई को भी, चल खाना खा ले चुपचाप से, बड़ा आया पक 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 करने वाला। इतना कहकर नील ने भी अब किट्टू से फिर से कहा कि किट्टू छोटे पैंथर को भी खाना दे दो। किट्टू ने भी अब एक थाली में निव्यांश के लिए खाना परोस दिया था और फिर उसके सामने रख दिया। नील ये तो जानता ही था कि उसका बेटा बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता है और सच में उसने भी आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन फिर भी वो ये देखना चाहता था कि सच में निव्यांश ने भी खाना नहीं खाया है या फिर वो भी सबकी तरह खाना खाकर बैठा है और यहाँ पर आकर नाटक कर रहा है। तो निव्यांश तो अभी देखते ही देखते 3 पराठे ठूस गया था। उसने जल्दी जल्दी 3 पराठे खा लिए थे और अब जाकर नील को भरोसा हो गया था कि शायद उसका बेटा उसी पर गया है। उसके अंदर बिल्कुल भी झूठ बोलने की आदत नहीं है और डीएनए टेस्ट कराने की भी कोई जरूरत नहीं है कि उसका बेटा उसका नहीं है या उसका बेटा उसका है। उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी अपना एक हाथ निव्यांश के सिर पर प्यार से रखा और उसके बालों को हिलाते हुए प्यार से कहा कि मेरे लिए भूखा था तू, ऐसा कैसे कर सकता है, तुझे खाना खा लेना चाहिए था ना। तो निव्यांश ने भी थोड़ा सा गुस्से में नील की तरफ देखा और फिर एक बार रुद्र की तरफ देखा और बोलता है कि नहीं, मैं क्यों खा लेता खाना जब आप लोगों ने नहीं खाया था, और फिर से खाना खाने लगता है और फिर दोनों ही भाइयों के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। नील ने इस बार थोड़ा सा तेज से फिर से कहा कि तुम लोग बाहर आओगे या फिर मैं दादी के कमरे में खुद ही आ जाऊं। और फिर आखिरकार सब एक एक करके डरते सहमे हुए सीधे बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो नील ने भी सबको डाइनिंग टेबल की तरफ आने का इशारा करते हुए कहा कि आओ 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 जल्दी से अब खाना खा लो, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तुम सबने। सब जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे लेकिन भूख तो अभी किसी को भी नहीं लगी थी। सबने बहुत ज़्यादा समोसे खा लिए थे और फिर नील जो सबको देखकर कहता है कि चलो लड़ाई वड़ाई सब कुछ खत्म हो गई है, रूहान का हम अपने आप ही देख लेंगे, मगर बैठकर तुम सब पहले खाना खा लो। सब हैरानी से भी नील को देखने लगते हैं और फिर नील ने भी अपने पास बैठे हुए शिव की गर्दन को पकड़कर हिलाते हुए बोला कि अब खाने को निहार क्यों रहा है तू, खाना नहीं खाना है तुझे, तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, खाता क्यों नहीं है खाना, चुपचाप से खाना खा, सुबह से भूखा था ना तू, फिर अब ऐसे क्यों बैठा है। शुभ को तो ऐसे देखकर संकल्प ने भी अपना सलाइवा कटक लिया था और फिर उसने भी अपना राइट साइड देखा जहाँ पर सिया खड़ी हुई थी। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर उसे भी खाना खाने के लिए कहा गया तो फिर वो क्या करेगी। और तभी संकल्प ने भी सिया के कान में धीरे से कहा कि 3.5 समोसे खाए थे, 4 नहीं खाया था मैंने। तो सिया ने भी हैरानी से भी संकल्प की तरफ देखा लेकिन फिर उसे इग्नोर कर दिया। अब सिया को भी थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि वो सबके सामने क्या बोलेगी कि उसने भी समोसे खा लिए है। तो नील ने भी बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखा और बोला कि अब तुम लोगों को क्या इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा क्या, बैठो बैठो चुपचाप से और खाना खा लो सबके सब कुछ बोले नहीं थे, बस चुपचाप से जाकर बैठ गए थे। नियति जाकर निव्यांश के पास बैठ गई और फिर निव्यांश ने भी नियति के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा कि खा लो ना खाना, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, पापा कितनी देर से कह रहे हैं तुम सबसे, क्यों नहीं खाना खा रहे हो सब। तो नियति भी निव्यांश को देखने लगती है और फिर उसने निव्यांश की हथेली को पकड़ा और फिर उस पर उंगलियों से कुछ लिखने लगती है। थोड़ी देर तक तो निव्यांश भी अब नियति को ही देखता रहता, उसे थोड़ा सा हैरान भी लग रहा था कि आखिर नियति ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। लेकिन फिर धीरे धीरे नियति ने निव्यांश की हथेली पर लिख दिया था कि मुझे भूख नहीं लगी है और फिर हम सब ने ना समोसे खा लिए हैं, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। निव्यांश ने भी पलटकर बंदरों की टुकड़ी की तरफ हैरानी से देखा और फिर संकल्प को देखकर मन ही मन बोलता है कि ये इतना ज़्यादा बदमाश क्यों है यार, सबका पेट भरा कर चुपचाप से बैठा है, मुझे तो बोल रहा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, स्ट्राइक पे जाएंगे हम सब लोग, कोई भी मिलकर खाना नहीं खाएगा। और फिर तभी रुद्र पापा को भी समझ में आ गया था और फिर सबको समोसे लाकर खिला दिए हैं इसने। और कुत्ते ने मुझे भी नहीं पूछा, साले इतना हरामी हो गया है तूने मुझे पूछा भी नहीं, एक समोसा दे देता मुझे तो कुछ हो जाता। निव्यांश अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी नील ने फिर से नियति से कहा कि तुम्हें तो ज्यादा खाना चाहिए ना, खा लो, बच्चे के लिए अच्छा होता है ज्यादा खाना, है ना अवनी। तो अवनी ने भी अपना सलाइवा गटकते हुए धीरे से कहा कि होता तो है लेकिन शायद उसे भूख नहीं लगी होगी इसीलिए नहीं खा रही है। तो निव्यांश फिर से बोलता है कि पापा वो नियति की तबीयत मुझे ना ठीक नहीं लग रही है, वो थोड़ा सा परेशान हो गई है ये सारा चीजें देखकर, मैं नियति का खाना ऊपर लेकर चला जाता हूँ, मैं इसे खुद ही ऊपर खिला दूंगा। इतना कहकर वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर उसने अपनी प्लेट में नियति का खाना सर्व किया और नियति की बाजू पकड़कर उसे वहां से उठाते हुए बोलता है कि चलो चलो हम कमरे में बैठकर आराम से खाना खाते हैं, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा सफोकेशन भी फील हो रहा होगा ना, आखिर उसका पति उसे हर प्रॉब्लम में बचा ही लेता था। निव्यांश की ऐसी हरकत देखकर नियति को कहीं न कहीं सुकून भी मिल रहा था। फिर वो दोनों ही देखते देखते वहाँ सबके सामने से चले जाते हैं, दोनों ही वहाँ से सरक गए थे।
निर्भय ने भी अब संकल्प को गुस्से में घूर कर देखा और फिर मन ही मन बोलता है कि देखा कितनी आसानी से अपनी बीवी को बचा कर ले गया यहाँ से और हम सबको यहाँ पर छोड़ गया है। यार भाई गले तक पेट भरा हुआ है, खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं, मुझे ना बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। संकल्प ने कहा कि लेकिन अगर आज खाना नहीं खाया ना तो फिर पापा हमें छोड़ेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा मारेंगे भाई, मुर्गा बना बना कर मारेंगे, चुपचाप से बैठ जा और खा लेते हैं, थोड़ा बहुत ही कुछ खा लेंगे। तो निर्भय भी अब मन ही मन संकल्प को देखकर बोलता है कि भाई पेट फट जाएगा मेरा, इतने ज़्यादा समोसे खिला दिए थे, एक समोसा तूने बचा हुआ मुझे ही दे दिया था। संकल्प बोलता है कि भाई पेट फट जाएगा तो फिर सिल भी जाएगा, लेकिन बड़े पापा का दिमाग फट गया ना तो फिर कल तो क्या कलेश हुआ था ना जो आज ही हो जाएगा, चुपचाप से बैठ जा। तो नील ने भी एक बार फिर से सबकी तरफ देखते हुए कहा कि अब तुम सब खड़े क्यों हो, चलो सब दो दो पराठे खा लो, ज़्यादा नहीं खाना है। तो इतना कहकर उसने किट्टू की तरफ देखा और कहा कि मुझे और रुद्र को भी दे दो आके। तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर एक थाली में नील को पराठे सर्व कर दिए और फिर एक में रुद्र को। तभी नील बोलता है कि रहने दो बच्चा, रुद्र भी इसी थाली में ही खा लेगा, हम दोनों ही एक थाली में खा लेंगे। दोनों भाई एक ही थाली में खाना खाने लगते हैं, जबकि बाकी सब तो जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा सा चिठाना कर रहे थे, तोड़ तोड़ कर खाना खाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नील जो मन ही मन बोलता है कि तुम लोग मेरी शराफत का कुछ ज़्यादा ही फायदा उठाते हो ना, तो अब पता चलेगा तुम सबको, अब जब तुम्हारे पेट खराब होंगे ना तब पता चलेगा कि नील और रुद्र से पंगा लेना इतना भी आसान नहीं है। इधर दूसरी तरफ अंशिका जो कि साड़ी पहनने की बहुत देर से कोशिश कर रही थी, ऐसा नहीं था कि उसे साड़ी पहननी आती नहीं थी, आती तो उसे साड़ी पहननी थी, लेकिन वो साड़ी कुछ ज़्यादा ही हैवी थी। और तभी अरमान जो कि कमरे में आता है उछलता हुआ, उसने अंशिका को साड़ी में स्ट्रगल करते हुए देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। और फिर अंशिका ने भी पलट कर थोड़ा सा अरमान को गुस्से से घूर कर देखा। अंशिका थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि यहाँ पर कोई मूवी चल रही है क्या, जिसे देखकर इंजॉय कर रहे हो तुम, इतना ज्यादा मजे ले रहे हो, हेल्प कर दो अगर ना थोड़ी सी, मेरी कुछ हो जाएगा क्या। तो अरमान ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाकर कहा कि क्यों कर दूं मैं तुम्हारी हेल्प, मेरा मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा। अंशिका बोलती है कि तुम्हें तरस नहीं आता है मुझ पर जरा सा भी। तो अरमान ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं आता है मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी तरस, तुम्हें आया था मेरे ऊपर तरस, सुहाग रात वाले दिन ही तुम ऐसे पसड़ कर सो गई थी, शर्म नहीं आई तुम्हें, मैं इतना ज्यादा इंतजार कर रहा था और तुम हो कि एकदम से खर्राटे मारकर इतना बेहोश होकर सो गई थी। अंशिका को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और फिर उसने उंगली दिखाकर अरमान से कहा कि खर्राटे नहीं लेती हूँ मैं बिल्कुल नॉर्मल होकर सुनती हूँ। तो अरमान बोलता है कि सो तो गई थी ना तुम, थोड़ा भी एक बार नहीं सोचा, एक बार भी नहीं हुआ कि अरमान आएगा उसे दो प्यार से बातें कर लूंगी, दो टाइम थोड़ा सा वक्त बिता लूंगी उसके साथ। अंशिका ने भी अरमान को जवाब नहीं दिया था और गुस्से में पलट कर अपनी साड़ी को ठीक करने लगती है। और फिर फाइनली आधा घंटा स्ट्रगल करने के बाद अंशिका ने जैसे तैसे अपनी साड़ी को पहन लिया था और फिर पलटकर अरमान की तरफ गुस्से से घूर कर देखकर बोलती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी, मैं इस साड़ी को नहीं पहन पाऊंगी, देखा तुमने, मैंने खुद ही इसे पहन लिया है, वो भी तुम्हारी बिना मदद के। तो अरमान भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर थोड़ा सा अंशिका के करीब जाता है। अंशिका को थोड़ी सी घबराहट हो जाती है और फिर वो थोड़ा सा पीछे हटकर बोलती है कि अरमान अभी घर चलना है हमें, अभी कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। अरमान थोड़ा और अंशिका के करीब गया और फिर उसने अंशिका की कमर पर हाथ रखकर खुद से सटाया और फिर अपना माथा अंशिका के माथे से लगाकर प्यार से बोलता है कि अगर मैं पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आता तो क्या तुम वैसे की वैसे ही मंडप में बैठी रहती। तो अंशिका की आंखें अब हल्की हल्की सी नम हो गई थी और कहीं ना कहीं उसे फिर से वो नज़ारा देखकर थोड़ा सा उदासी भी हो रही थी। उसने भी अरमान की आंखों में देखकर बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। इसका साफ ये मतलब हो रहा था कि अरमान अंशिका की आंखों में अपने लिए बहुत सारा प्यार देख रहा था। अरमान को आज ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में अंशिका भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना कि वो अंशिका से करता है। अगले ही पल अरमान ने भी अंशिका को छोटी सी किस कर दिया और फिर अंशिका भी अरमान की किस में एकदम से खो गई थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरमान जल्दी से अंशिका से थोड़ा सा दूर हुआ और फिर अंशिका ने भी अपने आंसुओं को जल्दी से पोंछ लिया। दरवाजे पर निशी खड़ी हुई थी और फिर उसने अरमान और अंशिका को देखकर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा कि अगर आप दोनों का रोमांस हो गया हो तो फिर चले, मम्मी पापा चले गए हैं, अब हम तीनों को भी जल्दी से वहां पर चलना होगा, मम्मी का फोन आया था। तो अंशिका ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो भी तीनों भी सचादेवा हाउस से बाहर निकलकर सीधा गार्डन में आ गए थे।
अंशिका अपने घर को देख रही थी और एक रात पहले वो उस घर में थी और फिर उस घर को अपना कह सकती थी, लेकिन अब एक ही रात में वो घर उसके लिए पराया हो गया था। अब उसके लिए वो घर दूसरे का घर हो गया था और सचादेवा हाउस आज से उसका हो चुका था। तो अंशिका भी अब थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी अपने घर को देखकर और फिर उसने अरमान का हाथ पकड़ा और फिर सीधा सचादेवा हाउस से निकलकर प्रताप हाउस में चली जाती है। प्रताप हाउस में आकर उसने देखा तो नज़ारा कुछ एकदम से बदला हुआ था। नील और रुद्र जो कि सोफे पर बैठे हुए थे और फिर उनके सामने शोभित और शिखा बैठे हुए थे। चारों ही आपस में बातें कर रहे थे, बाकी कोई भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। अंशिका भी अब थोड़ा सा सोचते हुए आगे आती है और फिर उसने रुद्र को प्यार से देखकर कहा कि पापा। और फिर रुद्र ने शादी के बाद अपनी बेटी को जब पहली बार देखा, वो बेटी जो पूरा दिन लोअर टी शर्ट में पूरे घर में घूमती रहती थी, इधर उधर जाकर काटती रहती थी, वो सब अब बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छे से डिसेंट तरीके से साड़ी पहनकर अपने पति के साथ बहुत ही रीति रिवाज के साथ पहली बार अपने मायके में आई थी। कुछ देर तक तो रुद्र अपनी आंखों में अपनी लाडली को टिकाए हुए देखता रहता है। उसकी आंखें भी हल्की सी इमोशनल हो चुकी थी। इतने में ही अंशिका ने फिर से कहा कि पापा। तो रुद्र अपने होश में आया और फिर बोलता है कि हाँ हाँ कहो क्या बात है। तो अंशिका बोलती है कि सब कहाँ पर है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है पापा, कोई घर पर नहीं है क्या। फिर उसने हॉल में अब जोरों से आवाज़ लगाते हुए कहा कि रोहान भाई कहाँ हो आप, जल्दी से बाहर आओ, मैं आ गई हूँ। तो निव्यांश भाई, संकल्प, निर्भय सब जल्दी से आ जाओ। और तभी किट्टू ने भी अंशिका के बाजू पर एक हाथ मारकर कहा कि कितनी बार कहा है तो जिसे 5 साल 6 साल बड़े हैं, नाम मत लिया कर तू अपने भाइयों के। तो अंशिका ने भी अब किट्टू की तरफ देखा और फिर धीरे से बोलती है कि अच्छा ठीक है माँ, संकल्प भाई कहाँ पर है। और फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला कि माँ क्या करूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ता है संकल्प को भाई बोलते हुए, मैं उसे भाई नहीं बोल पाऊंगी। तो वहीं दूसरी तरफ संकल्प तो वॉशरूम में था, उसे आज लूज मोशन हो गए थे, वो बार बार वॉशरूम में जा रहा था और फिर थोड़ी देर के बाद वो वॉशरूम से बाहर आता है। उसने अपना पेट पकड़ लिया और फिर वो अपने कमरे में जाकर खुद से बड़बड़ाता हुआ बोलता है कि हे भगवान, एक तो पूरे खानदान को समोसे खिलाए मैंने और फिर आपने सबसे ज़्यादा पनिशमेंट भी मुझे ही दे दी, सबसे ज़्यादा और सबसे पहले पनिशमेंट आपने मुझे ही दे दी। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। पुण्य करना क्या इतना ज़्यादा बुरा काम होता है? इतनी गलती नहीं थी कि मेरी, जितनी मुझे आपने पनिशमेंट दे दी। और तभी निर्भय भी कमरे में आता है और फिर भागता हुआ सीधा वॉशरूम में घुस गया, क्योंकि उसका पेट भी पूरी तरह से खराब हो चुका था। आखिरकार उन्होंने पहले समोसे ही खाए थे और फिर किट्टू के हाथ के बने हुए ज़बरदस्ती पराठे भी खा लिए थे। पेट तो खराब होना तय ही था सबका। और फिर दूसरी तरफ स्टडी रूम में शुभ और निहाल दोनों ही किसी चूर्ण को फाँक रहे थे और शुभ बीच में बोलता है कि जीजू खा लो इसको, पेट ठीक हो जाएगा आपका, वरना आज तो नील भाई ने अच्छा फंसा दिया हम लोगों को, जानबूझकर उन्होंने ऐसा लगता है कि हमसे बदला लिया है। तो निहाल ने भी अब एक फंकी मारी और फिर पानी पीते हुए कहा कि हाँ यार, पर मेरी ज़्यादा तबीयत खराब नहीं हुई है, बस 2 बार ही वॉशरूम गया हूँ मैं। तभी दोनों के कान में नील की आवाज़ आती है कि अब जीजा साले स्टडी रूम से बाहर निकलोगे या फिर अंदर ही रह जाओगे। देखो अंशिका आ गई है, सबसे मिलना चाहती है, जल्दी से तुम दोनों बाहर निकलो अभी के अभी। दोनों ही बाहर आते हैं जल्दी से और फिर उन्होंने जब अंशिका को देखा तो अपनी बाहें फैला दी। अंशिका भी सबसे पहले निहाल के गले लग जाती है और फिर शुभ के गले लग जाती है। निहाल और शुभ दोनों ही अंशिका को शादी के बाद पहली बार देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर बहुत ही बड़ी सी मुस्कुराहट थी। दोनों ही अंशिका को शादी के बाद पहली बार देखे तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए थे। एक ही दिन में क्या फ़र्क आ गया था अंशिका में, लेकिन फिर भी रिश्तों में कितना भी बदलाव आ जाता। अपने चाचू और फूफा से मिलने के बाद अंशिका ने पलटकर नील की तरफ देखा और बोलती है कि बड़े पापा अब तो बता दो ना कि सब कहाँ पर हैं, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो नील ने भी अब आवाज़ लगाते हुए कहा कि 5-7 मिनट के लिए तो आ ही सकती है ना, या उसमें भी तुम्हें वॉशरूम में ही बैठे रहना है। सबकी हंसी एकदम से छूट गई थी और फिर अंशिका को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो नील फिर से बोलता है कि आज सबने दबा के पहले समोसे खाए थे और फिर दबा कर किट्टू के हाथ के पराठे भी खाए थे, तो सबका पेट बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। ये जो तेरे चाचू और फूफा जी यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा स्टडी रूम में पता नहीं कौन सा चूरन खा रहे थे। तुझे पता है अंशिका, इन सबको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा सीधा हूँ, सबसे प्यार करता हूँ तो मैं किसी को भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि मेरा फ़ायदा उठाना इतना
भी आसान नहीं है। मेरा नाम भी नीलकंठ प्रताप सिंह है। और तभी शुभ आगे आता है और बोलता है कि हाँ हाँ, आपका सारा फायदा तो रुद्र भैया ही उठाएंगे, हम थोड़ी ना उठा सकते हैं आपका फायदा। तो नील ने थोड़े से गुस्से में शुभ की तरफ घूर कर देखा और बोलता है कि रुद्र मुझसे झूठ नहीं बोलता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, और तुम लोग बिना झूठ बोले रह ही नहीं सकते हो, हर बात पर मुझसे झूठ बोलते हो। समझे, तुम दोनों जैसे भी हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, तुम दोनों बस झूठ ही बोलते हो। तो शुभ अभी कुछ बोलता उससे पहले ही अंशिका बोलती है कि बस बस करो ना यार, इतनी से इतनी बड़ी इसी घर में हुई हूँ मैं, लेकिन आप दोनों की बहस करने की आदत अभी तक नहीं गई है। आप मुझे ये बताओगे कि रोहान भाई और रूही भाभी कहाँ पर हैं, वो क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं। और तभी निव्यांश नियति भी अपने कमरे से निकलकर सीधा बाहर आ जाते हैं और फिर सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ जाते हैं। अंशिका नियति से मिली तो उसने भी एक बार फिर से पलट कर नील की तरफ देखा और बोलती है कि कहाँ है रोहान भाई। तो नील अभी कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसने एक नज़र रुद्र की तरफ देखा, क्योंकि इसका जवाब तो अभी रुद्र ही दे सकता था, क्योंकि नील के पास तो झूठ बोलना भी नहीं आता था और ना ही उसका जवाब था। इतने में ही अंशिका ने भी किट्टू से कहा कि रोहान भाई कहाँ पर है, कहीं अपनी बीवी को लेकर हनीमून पर तो नहीं चले गए हैं मुझे बिना बताकर। तो किट्टू ने भी अब आंखें दिखाते हुए कहा कि अब तुम थोड़ी सी बड़ी हो गई हो, शादी भी हो गई है तुम्हारी, बोलने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या बोल रही हो। अंशिका बोलती है कि ओके ओके सॉरी, लेकिन रोहान भाई कहाँ पर हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या जवाब देगा अंशिका को रुद्र, क्या बता पाएगा रुद्र अंशिका को कि उसने निकाल दिया है रोहान को घर से बाहर।